अस्सलाम वालेकुम। रेडियो कारवां फ्लोरिडा और टीवी कारवां कनाडा के सामीन और नाजरीन की खिदमत में तारिक नसीम हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जुर्म, इन्वेस्टिगेशन, इंसाफ और सज़ा की सच्ची कहानियों पर मबनी एक सिलसिले का आगाज़ किया था। उस ज़िम्न में हम 2 कहानियाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज हम इस सिलसिले की तीसरी सच्ची कहानी पेश करने जा रहे हैं। जब ये उस दौर की बात है जब 1978-79 में करप्शन का इस तरह से ज़ोर नहीं था जितना कि आजकल है। आजकल ये हो रहा है कि जब करप्शन होती है तो उसमें मुख्तलिफ सारे ऐसे इदारे जो करप्शन को पकड़ने के लिए मुस्तैद होने चाहिए वो शामिल जुर्म हो जाते हैं। लेकिन ये उस दौर की बात है जब जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया था 1977 में, और उसके बाद तकरीबन सभी इदारे जो है वो हमारे खौफ के या खौफ खुदा से काफ़ी मुस्तैद हुआ करते थे। और मेरे पास उन दिनों नवाए वक्त में कोर्ट रिपोर्टिंग हुआ करती थी। ये लोअर कोर्ट्स हमारे पास थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स, ये सारे कोर्ट्स हमारे लोअर कोर्ट्स के ज़िम्न में आती थी। हाई कोर्ट के लिए रिपोर्टर अलहदा हुआ करते थे जिनकी स्पेशलिटी जो है वो लॉ के बारे में ज़्यादा उनकी तालीम होती थी और वो लॉ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते थे, जबकि लोअर कोर्ट के रिपोर्टर जो हैं वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो ख़बरें हासिल करते थे उसको उन्हीं क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक कलमबंद कर दिया करते थे। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मेरे पास लोअर कोर्ट्स की रिपोर्टिंग थी, तो मुझे मालूम हुआ कि एक लाहौर की बड़ी अदालत में करप्शन हो रही है। ये एक बड़ा एक ख़तरनाक काम था कि किसी अदालत के बारे में एक रिपोर्टर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हुए उसकी कोई स्टोरी खींच के ले आए और जो एक्सक्लूसिव भी हो और उसके साथ उसके शवाहिद यानी सबूत भी उसके पास हों। क्योंकि किसी अदालत के बारे में ऐसे करप्शन का इल्ज़ाम लगा देना कि जिसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे का ऑफिसर कर रहा हो, उसके बारे में अखबार में ऐसी खबर का छाप देना ख़तरे से खाली नहीं था। ताहम मुझे ये मालूम हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट, लाहौर कैंट की अदालत में इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही है कि वहाँ पर जो ट्रैफिक के चालान जाते हैं और उन चालानों का एक इस्तगासा बनता है, वो इस्तगासे वहाँ से फ़रोख्त हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक, जब आपको ट्रैफिक टिकट मिलती है तो ट्रैफिक टिकट मिलने के बाद उसका एक चालान का जो एक वर्का होता है वो प्रोसिक्यूशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट पीडीएसपी ऑफिस में जाता है। वहाँ से उसका एक इस्तगासा बनाया जाता है जो आपको अदालत में पेश करते हुए वो एक फ़ाइल बनती है कि जिसमें आप के जो आपने खिलाफ वर्जी की होती है उसके कवानीन और उसके जो मुतालिका आप की जानिब से जो खिलाफ वर्जी हुई थी उसकी तफसील दर्ज होती है। यानी एक मुकम्मल एक केस बनकर वो मुतालिका कोर्ट में पहुंचता है जिसमें आपको पेश होना होता है। बाद सूरतों में तो आपने देखा होगा कि लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ वहीं पर मुकमका कर लेते हैं और वहाँ पर ही वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब चालान मुकम्मल हो जाए, वो पेश हो जाए, तो उसको अदालत को रेफ़र कर दिया जाता है। मुझे जब ये मालूम हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की अदालत में इस्तगासे बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको मुतल्लिका जो मुल्ज़म होता है, मुल्ज़म ही उसे कहा जाएगा कि जिसका चालान हुआ उसने अदालत में पेश होकर अपनी सफाई देनी होती है या उस चालान को गलत साबित करने के लिए उसने गवाह पेश करने होते हैं या फिर मुतल्लिका अफराद के ऊपर उसने जिरह भी करनी होती है। ये एक प्रोसेस है कि जैसे कि कनाडा और अमेरिका में भी होता है कि जब आपको एक ट्रैफिक टिकट मिलती है, अगर वो कैमरा रिलेटेड ना हो तो आप अदालत में पेश होकर अपनी दिफा में कुछ भी कह सकते हैं। ये एक कानूनी नुक्ता था कि जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मुझे उसके ऊपर 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 से 3 महीने लग गए, क्योंकि ये एक बड़ा ख़तरनाक काम था और ये आग से खेलने के मुतरादिफ था। और आपको पता है कि किसी ऐसे बड़े जुडिशल ऑफिसर के ख़िलाफ़ ख़बर चला जाना जो है वो मुझे जेल भी भिजवा सकता था कि मैंने किसी ऐसी ख़बर गलत दे दी कि जिसकी सूरत में मुझे उसकी पादाश में सज़ा हो सकती थी।
बहरहाल मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया। आपने देखा होगा कि अखबारात में जब एक खबर आती है तो उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ज़राए से मालूम हुआ। ये ज़राए कौन से होते हैं? ये हर सहाफ़ी के अपने ऐसे ज़राए होते हैं कि जिनको आप मुतल्लिका महकमों में हमें ख़बर देने वाले लोग होते हैं, जो हसद के मारे या किसी दूसरे शख्स से उनाद के वजह से या वहाँ पर वो मिसफिट होते हैं, तो वो अंदर की खबरें लाकर सहाफ़ियों को देते हैं। या फिर दूसरे भी ऐसे ज़राए होते हैं कि जिनका मुझे इंकशाफ करना इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे सहाफ़ी दोस्त पाकिस्तान में इस वक्त भी इसी तरह से काम कर रहे होंगे कि उनको ख़बरें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो जिनको ज़राए कहा जाता है। उन ज़राए को एक अच्छा सहाफ़ी कभी भी उसका इंकशाफ नहीं करता कि ये उसको ख़बर कहाँ से मिली है। ताहम वो जो ख़बर उसने दी है, उस ख़बर के मवाद को सच साबित करने के लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा मवाद होना चाहिए। ये एक असूल की बात है। और जिस वक्त वो ख़बर देता है तो वो पहले ही अपना मवाद जो है वो सारा गोला बारूद उसके बारे में अपने पास महफूज कर लेता है। तो सामीन व नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको इस असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की अदालत में होने वाली करप्शन के बारे में बता रहा था कि वहाँ ट्रैफिक के चालान जो जाते थे और दूसरे ऐसे छोटे मोटे मुकदमात जो होते थे, उनका मुकमका करने के लिए वहाँ का स्टाफ मुकमका करता था। और वो ये नहीं करते थे कि वो उस इस्तगासा को किसी तरह से बंद कर दें उस फाइल को, बल्कि वहाँ एक ऐसा खौफनाक वो आग से खेल रहे थे, खेल खेला जा रहा था कि वो क्या करते थे कि लोगों से पैसे लेकर वो फाइल ही उसको पकड़ा देते थे। यानी वो फाइल ही फ़रोख्त, पूरी की पूरी फाइल फ़रोख्त हो जाती थी, इस्तगासा ही फ़रोख्त हो जाता था। इस सिलसिले में मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी कि जिन्होंने वहाँ से इस्तगासे ख़रीदे हों। और मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने वो असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की अदालत का रुख किया और वहाँ मैंने वाच करना शुरू कर दिया कि कौन से लोग हैं जो वहाँ से कोई फ़ाइल ख़रीद के लाते हैं। आमतौर पर ये ट्रक ड्राइवर होते थे जिनको बड़ा चालान किया जाता था और वो वहाँ मुकमका करने के लिए और अपना लाइसेंस वगैरह और अपने कागजात लेने के लिए जाते थे और वो फ़ाइल ही उठा के बगल में दावे बाहर आ जाते थे। जब मैंने ये देखा तो मैंने एक ट्रक ड्राइवर से डरते डरते पूछा कि क्यों भाई, वो मुकमका हो गया? कहता हाँ जी, ये इन्होंने बड़े पैसे लिए हैं मुझे और बहुत बड़ा चालान की मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन ये उन्होंने मुझे टिकट दे दी और मैं वापस आ गया हूँ। मैंने कहा ये टिकट है, ये तो पूरा इस्तगासा है। उसने कहा जी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मुझे दे दिया है और वो पैसे ले लिए हैं। मैंने कहा तुम्हारा काम तो तमाम हो गया, तुम ये पेपर मुझे दे दो। उसने कहा जी आपने क्या करना है? मैंने कहा यार मेरे भी एक दोस्त का चालान हुआ है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से ये चालान को ख़त्म करवाया जा सकता है। उसने कहा सच सच बताएं, आपका भी चालान हुआ है? मैंने कहा हाँ यार मेरा भी एक चालान हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है। वो कहने लगा आप अंदर जाएं, उनके साथ बात करें कि फ़लाँ तारीख को मेरा चालान हुआ था, वो आपको दे देंगे। मैंने कहा था ये फ़ाइल मुझे दे दो। कहने लगा नहीं वो तो मैंने अपने मालिकों को देनी है। मैंने कहा देखो तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया, ये फ़ाइल तुम मुझे बेच दो। जब बहरहाल वो राज़ी हो गया, मैंने 100 रुपये देकर उससे वो फ़ाइल ख़रीद ली। उस ज़माने में 100 रुपये भी काफ़ी वैल्यू के हुआ करते थे। मैं आपको 1978-79 की बात सुना रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर उसी एक इस्तगासा तो मेरे हत्थे चढ़ गया, वो मैंने लाकर अपने ऑफिस के लॉकर में रख लिया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए दोबारा रब्ता किया और मैंने बात की एक और ड्राइवर से जिसका चालान हुआ था। ये कोई ऐसा शख्स था कि जिसका कार का चालान हुआ था, वो प्राइवेट कार थी। ये शख्स जब अंदर गया तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये तो मेरा भी चालान हुआ है। वो सुना है अंदर वो पूरा चालान ही आपको दे देते हैं। कहने लगा जी मुझे क्या, जो मर्ज़ी दे, मेरा चालान जो है वो उसका मुकमका होना चाहिए। मैंने कहा वेल, अगर तुम वहाँ से ले आते हो तो जितने का तुम्हें वो देंगे तुम मुझे दे देना। वो कहने लगा आप क्या करेंगे? अच्छा, वो कुछ थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये शख्स मुझसे वो चालान की पर्ची क्यों लेना चाहता है। मैंने कहा मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। मैं उन दिनों यंग था और मैंने उसको कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे एक रिसर्च के लिए ये पेपर तैयार कर रहा हूँ कि ये चालान कैसे होते हैं और उनको ख़त्म कैसे किया जाता है। कहता है ओ जी नो प्रॉब्लम बादशाह, आप स्टूडेंट हैं तो लो देखो, तो मैं अभी लेके आया। बहरहाल वो चालान का इस्तगासा वो भी ले आया और उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। वो फाइल मेरे हाथ में थमाई और वो कार में बैठा और निकल गया।
अब उसके सारे क्वाइफ दर्ज थे और वो फाइल मेरे हाथ में आ गई, और जो उसका वो असूली तौर पर तो वो अदालत में रहनी चाहिए थी और उसके ऊपर जो फैसला हुआ वो तहरीर होना चाहिए था, लेकिन वो बगैर किसी कार्रवाई के जिस वक्त इस तरह से फाइलें वहाँ से फ़रोख्त हो रही थी। अब मेरे पास बड़े दो मजबूत ये केसेस आ चुके थे। अब ये हुआ कि मैंने जब देखा कि अब मेरा केस मुकम्मल हो गया है, तो मैंने फिर ये इस बात पर रिसर्च करनी शुरू की कि पीडीएसपी के ऑफिस से इन लोगों को गुज़श्ता 6 माह में कितने इस्तगासे रेफ़र किए गए हैं। मैंने उसकी तादाद नोट की। उसके बाद फिर मैंने वहाँ के जो रीडर थे उनसे पूछा कि इस वक्त आपके ऑफिस, मैंने कहा, उन्हें बताया है, वो जानते थे मुझे कि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ। मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त कितने आपके पास इस्तगासे जो हैं वो ज़ेर समात हैं। तो उसने कहा कि जी कोई इतने हज़ार के करीब हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इनके पास अब ये इस्तगासे की फ़ाइलें कितनी हैं। तो इस बारे में जो है वो मुझे किसी ऐसे मदद की ज़रूरत थी कि जो इनसाइडर हो। बहरहाल वो इनसाइडर से मैंने मदद ले ली, और मुझे अब ये तीनों जो नंबर से ये मालूम हो गए कि पीडीएसपी के ऑफिस से कितनी फ़ाइलें वहाँ इस्तगासा की गईं और कितने केसेस वहाँ ज़ेर समात हैं और कितनी फ़ाइलें जो हैं वो वहाँ पड़ी हुई हैं। और यानी इसका मतलब ये है कि वो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में वहाँ से इस्तगासे गायब हो चुके थे। ताहम जिस वक्त ये बड़े मजबूत नंबर थे तो मेरे पास आ गए, और मैंने जाकर कोर्ट रिपोर्टिंग के जो मेरे पास दूसरा उस दिन की मेरे पास खबरें थीं मामूल की, वो खबरें मैंने दी। और उसके साथ ही मैंने एक ये खबर भी लगा दी कि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की अदालत से चालान के इस्तगासे मुतल्लिका साइलिन को फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक खबर बनाई और मैंने स्टोरी फाइल कर दी। मुझे न्यूज़ एडिटर ने बुलाया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू श्योर कि ये ख़बर सही है, और ऐसा ना हो कि बाद में इसकी तरदीद आ जाए, क्योंकि ये कोई दफ़ा 30 का या दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट नहीं है, ये असिस्टेंट कमिश्नर कैंट है, और तुम्हें पता है कि अगर ये गलत साबित हुआ तो तुम आग से खेलने के मुतरादिफ है ये। मैंने कहा जी मैं जानता हूँ, आप बेशक ख़बर लगा दें, तरदीद आएगी तो देखा जाएगा। बहरहाल वो स्टोरी फाइल हो गई। अगले दिन जिस वक्त हम रिपोर्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी 9 बजे आरिफ निज़ामी साहब के साथ, तो मुझे मालूम हुआ कि 9:30 या 10 बजे के करीब असिस्टेंट कमिश्नर कैंट वो गुस्से से लाल पीले होते हुए ऑफिस में आए। मजीद निज़ामी साहब तकरीबन 10:30 बजे आया करते थे। वो बैठे उनका इंतज़ार करते रहे, और जब मजीद निज़ामी साहब जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव और चीफ एडिटर भी थे और नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे, वो उनसे मिलना चाहते थे। उनको पीएन मुनीर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जी आप तशरीफ़ रखें, इंतज़ार फरमाएं। उन्होंने कहा जी उनको फ़ोन करें। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, आप वेट करें, जिस वक्त वो आ जाएंगे तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। बहरहाल जब मजीद निज़ामी साहब तशरीफ़ लाए तो असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का कार्ड उनके ऑफिस में गया। मजीद निज़ामी साहब ने यकीनी तौर पर मेरी दी हुई खबर पढ़ ली हुई थी, और असिस्टेंट कमिश्नर जब उनके ऑफिस में दाखिल हुए तो बड़े गुस्से में बिफरे हुए थे। तो मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि आप हौसला रखें, फ़िक्र ना करें, आपकी ख़बर अगर सच्ची नहीं है तो आप तरदीद लिख कर दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी, इनसे रिपोर्टर को मेरे सामने बुलाएं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, रिपोर्टर आपके सामने नहीं आएगा, और अगर ये ख़बर दुरुस्त साबित नहीं होगी तो हम उस रिपोर्टर की बासपुर्स करेंगे और उसको नोटिस भी देंगे। लेकिन आप, अगर आपके ख़्याल में कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है तो आप तरदीद लिख कर दे दें। उन्होंने कहा कि जी नहीं, अच्छा ये बात जो है, ये जो उनके दरमियान में गुफ्तगू हो रही थी, ये मजीद निज़ामी साहब के साथ आने वाले एक आलिम दीन थे जो नूर बसीरत का कॉलम लिखा करते थे। उनका नाम मियाँ अब्दुल रशीद साहब था। उन्होंने मुझे बाद में बताई कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हो रही थी। और बहरहाल ये एक दिलचस्प मकालमा था जो मजीद निज़ामी साहब ने उनसे कहा कि ना रिपोर्टर आपके सामने बुलाया जा सकता है, ना उसका सोर्स कभी डिस्क्लोज़ किया जा सकता है कि उसने ये ख़बर कहाँ से ली और क्यों दी। तो बहरहाल आप अगर ये समझते हैं कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है तो ये पेपर पड़ा हुआ है, ये पेन है, आप तरदीद लिख दें और आप ये बता दें कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है और मैं इसकी तरदीद करता हूँ।
असिस्टेंट कमिश्नर कैंट साहब गुस्से में जो लाल पीले हो रहे थे, उन्हें मजीद निज़ामी साहब ने ठंडा किया। उन्होंने कहा कि अब चाय पियेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी बस ठीक है, ये खबर की तरदीद लगा दें तो इसको पहले सफ़े पर लगाएं। उन्होंने कहा ये भी नहीं होता कि खबर सफ़ा नंबर 2 पर छपी है और आपकी तरदीद हम चौकटे में सफ़ा नंबर 1 पर लगा दें। कभी ऐसा नहीं हो सकता। सफ़ा नंबर 2 पर खबर छपी थी, आप सफ़ा नंबर 2 के लिए ही ये खबर जाएगी कि आपकी तरफ से तरदीद है। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, फिर मैं देख लूँगा। ये अगर ये खबर दुरुस्त नहीं है, खबर रिपोर्टर प्रूफ नहीं कर सका इसको, तो फिर उसे इसको भुगतना होगा। मजीद निज़ामी साहब ने फरमाया ठीक है, आप जाएं। अगले दिन वो उस खबर की तरदीद आ गई। रिपोर्टर्स की मीटिंग में हमारे चीफ रिपोर्टर साहब ने कहा मुंडिया देखे ही ए फुर्तियाँ एक केड़ी खबर लाती सी ओदी तो तरदीद आ गई है। मैंने कहा सर जी कोई बात नहीं, उसने तरदीद दे दी है तो हम इसकी तो मज़ीद तफसील दे देंगे। और निज़ामी साहब ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा जी हाँ है, आप फिक्र नहीं करें, मैं इसके बारे में पूरी रिसर्च की हुई है, मैंने खबर ऐसे ही नहीं दी थी और मैं शाम को इस खबर स्टोरी को फाइल करूँगा। मेरा मकसद ये था कि जब सारे रिपोर्टर जा चुके हों और मैं रिपोर्टिंग रूम में अकेला हूँ तो मैं इत्मीनान के साथ बैठ के उसकी पूरी स्टोरी बनाऊँ। मैंने उस जो इस्तगासे थे मेरे पास, उनमें से ट्रक ड्राइवर का इस्तगासा पिक किया एक नमूने के तौर पर। कार वाले का मैंने रख लिया और मुझे पता था कि ये ट्रक वाला जो है ये तो बेचारा नहीं मुकरेगा। कार वाले साहब जो हैं वो ज़रा हो सकता है कि कह दें कि जी मेरे ये फ़ाइल मुझसे गिर गई थी या ये हुआ था, या बहरहाल मैंने ये मुनासिब समझा कि ट्रक ड्राइवर का जो इस्तगासा है उसकी फ़ोटो स्टोरी के साथ जाएगी। मैंने वहाँ बैठकर इत्मीनान से वो स्टोरी लिखी और मैंने बताया कि पिछले 6 माह में पीडीएसपी के ऑफिस से ट्रैफिक चालान के इतने हज़ार इस्तगासे वहाँ पर गए, इतने ज़ेर समात हैं जिनकी तारीख दी जा चुकी है और इतने बाकी बचे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इतने इस्तगासे इन्होंने फ़रोख्त कर दिए हुए हैं। जिसकी एक मिसाल ये है कि ये इस्तगासा मेरे हाथ में है और मैं इसके बारे में मज़ीद तफसील पेश कर दूँगा। जब ये इतना बड़ा धमाका खेज़ ये ख़बर थी, वो मैंने ले जाकर जब न्यूज़ एडिटर के टेबल पर रखी, वो उन्होंने मेरी शक्ल देखी और उन्होंने फरमाया कि ये तो बड़ी ख़बर गलत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप ये ख़बर लगाएं। उन्होंने कहा तो फिर हम इसको फ्लैश करने लगे हैं। मैंने कहा जी कर दें। उन्होंने उस खबर को पहले सफ़े पर एक बहुत बड़े चौखटे में लगा दिया कि जो पहले सफ़े के जो निचला हिस्सा होता है उसके ऊपर वो खबर बड़े धमाका खेज़ अंदाज में शामिल हुई, शाया हुई और उसके साथ उस इस्तगासा की नकल भी उसके साथ लगी हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि वहाँ पर इतनी करप्शन हो रही है कि इस्तगासा की फ़ाइलें गायब हो चुकी हैं। मुझे थोड़ी देर के बाद पता चला कि जब ये ख़बर अखबार नवाए वक्त की उन दिनों में बहुत अहमियत हुआ करती थी, क्योंकि सर्कुलेशन और अपनी मुसद्दका ख़बरों के लिहाज से ये कोई गपशप अखबार नहीं था, बल्कि इसको बड़ा हर सतह पर पजीराई हासिल थी। और इतनी बड़ी ख़बर जिस वक्त ये गई तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन दिनों मौलवी मुश्ताक हुसैन थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब ये ख़बर उन्होंने देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर डीएसपी एंटी करप्शन को कॉल किया और जो एंटी करप्शन का महकमा था उनको फौरी तौर पर यह हुक्म जारी किया कि आप जाएं और जाकर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की अदालत को सील कर दें और उसके बाद सारे स्टाफ को वहाँ से निकाल दिया जाए और फिर मैं ये दूसरा हुक्म दूंगा कि इसकी तफ्तीश कैसे होगी और ये तहकीक की जाए कि ये खबर सच्ची है या झूठी है या जो भी हुआ है। बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर कैंट समेत तमाम अमले को उस अदालत से बाहर निकाल कर उस अदालत को सील कर दिया गया। उसके बाद अदालत आलिया के अहकामात की रोशनी में एंटी करप्शन पुलिस और उसके दूसरे जो ऑफिसर थे उन्होंने जाकर अगले दिन से उसकी तफ्तीश शुरू की। पीडीएसपी ऑफिस गए, वहाँ से उन्होंने फ़ाइलों की तमाम तफसील हासिल की। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर उन फ़ाइलों को गिना जो ज़ेर समात थीं, फिर उन फ़ाइलों की गिनती हुई कि जो बाकी बची हुई थीं और ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि फ़र्क साफ ज़ाहिर है, तो ये फ़र्क नज़र आ गया कि वहाँ से इस्तगासे गायब हो चुके हैं और हमारी ख़बर दुरुस्त साबित हुई।
और उसके बाद हमारी जानिब से मज़ीद करने का कोई काम नहीं रह गया था। लेकिन अब ये ख़बर जो है वो मेरे कोर्ट से निकल कर हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर थे उनकी गेंद उनकी तरफ चली गई। तो उन दिनों में तारिक इस्माइल साहब हाई कोर्ट के रिपोर्टर हुआ करते थे। उन्होंने भी बड़ी दबंग किस्म की ये खबर दी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नौए वक्त की शाया होने वाली खबर का नोटिस लिया और उन्होंने ये अहकाम जारी किए। वो एंटी करप्शन ने रेड किया असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत पर, उसको सील कर दिया गया और उसके बाद फिर उन्होंने इस स्टोरी को फॉलो किया और मुझे ये बताया गया कि आप अब इस स्टोरी को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अब वो दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की जो सरबराही में वो बना था वो सिलसिला। और फिर भी मुझे पता चला कि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जो थे उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होकर ये बयान दिया कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे मातहत अमला क्या काम कर रहा है और ये जो भी कुछ हो रहा था वो मातहत अमले का था और मेरे इल्म में नहीं था। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि तो फिर आप अखबार के दफ्तर में क्या लेने गए थे। पंजाबी में तो अगर मैं ये कहूँ तो वो यही कहा जाएगा कि आप अम्ब लेने गए थे, लेकिन ज़रा शफाफ लैंग्वेज हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि आप अखबार में फिर इसकी तरदीद कैसे करने गए थे, बजाय इसके कि आप अपने मातहत अमले से इसकी पूछगिछ करते, तफ्तीश करते, तहकीक करते, आपने बिला तहकीक वहाँ जाकर इस खबर की तरदीद लगवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारा कच्चा चट्टा अखबार ने खोल कर सामने रख दिया। तो नाजरीन और सामीन, ये एक ऐसा सिलसिला था कि जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम कैसे करता है ये मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जिस वक्त ये तहकीक एंटी करप्शन की जानिब से हो रही थी, हाई कोर्ट के अहकाम थे और पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो उसमें बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए। मुझे राब्ता भी किया गया कि इसको किसी तरीके से मैं इस खबर को इसकी तरदीद करूं या कुछ। मैंने कहा कि देखें जी, मैंने ये करना होता तो मैं पहले करता, लेकिन मेरे जो तरीक़ाकार है उसमें ये शामिल नहीं है। तो आप बराह रास्त जो है वो अब इस तमाम सिलसिले को फेस करें। तो असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जो है वो तो अपनी वजाहत देकर वहाँ से निकल लिए और बाकी का जो अमला था उसमें एक मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता, उनका नाम सरदार से शुरू होता था। वो उसके बड़े मुजरिम करार पाए क्योंकि वो फाइलें उनकी तहवील में हुआ करती थी। उनको बड़ी लंबी सज़ा हुई और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका जेल में ही इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मुझे बाद में मालूम हुआ कि जिसका मुझे बाद में अफसोस भी हुआ, लेकिन मैंने बहरहाल अपनी ड्यूटी करनी थी, वो मैंने बतरीके आसान सर अंजाम दी और एक करप्शन के बहुत बड़े केस को मैंने ठिकाने लगा दिया। तो रेडियो कारवां के सामीन और टीवी कारवां के नाजरीन, हम ये जुर्म, तफ्तीश और अदलिया का जो किरदार होता है उसके बारे में इंसाफ और सज़ा व जज़ा की ये सिलसिलावार कहानियाँ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तारिक नसीम को अभी इजाज़त दीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टीवी कारवां, और आप हमारी ये स्टोरीज़ हमारे टीवी के जो कारवां का चैनल है, हमारी वेबसाइट है, उसका नाम है karwatvradio.com। उसके ऊपर जाकर भी हमारी वीडियोस का मुलाज़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स भी दें। आप हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वही हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्योंकि सहाफ़त का तवील तजर्बा रखने के साथ मेरे जहन में बहुत से ऐसे सच्चे वाक़यात हैं कि जो मैं आपको सुना सकता हूँ और आप उनसे यकीनन महज़ूज़ होंगे। तो तारिक नसीम को इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।